आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 13 सितंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे तेज 13,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो सबसे तेज जो 13,000 वनडे रन बनाने वाले जो खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये उपलब्धि हासिल कर दी है विराट कोहली ने। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। विराट कोहली सबसे तेज 13,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। डिटेल जान लेते हैं। तो जो विराट कोहली है, इन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है और अब ये सबसे तेज 13,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ये जो उपलब्धि इन्होंने हासिल की, ये सिर्फ 267 पारियों में हासिल की है, जबकि जो सचिन तेंदुलकर थे, इन्होंने 321 पारियों में 13,000 वनडे रन पूरे किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, बास्केटबॉल का फीबा विश्व कप 2023 किसने जीता। जो बास्केटबॉल का फीबा विश्व कप 2023 है, तो ये जर्मनी ने जीता है। तो जर्मनी ने बास्केटबॉल का फीबा विश्व कप 2023 अपने नाम किया है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 2023 जो फीबा बास्केटबॉल विश्व कप है, ये जीता है जर्मनी ने, और ये फीबा बास्केटबॉल विश्व कप का 19वां टूर्नामेंट था। तो ये टूर्नामेंट है, ये 25 अगस्त से 10 सितंबर 2023 तक आयोजित किया गया था, और ये विश्व कप हुआ था इस बार फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया। तो यहाँ पर फीबा जो बास्केटबॉल विश्व कप हुआ था, तो फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में हुआ था। विजेता रहा है जर्मनी और उप विजेता रहा है सर्बिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया। तो 1 वीक 1 लैब जो प्रोग्राम है, ये नई दिल्ली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, और इन्होंने नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत जो देश भर में फैले 37 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशालाओं की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा। तो इन वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा नई दिल्ली में ये लॉन्च किया गया है इस प्रोग्राम को। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है। जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, तो इसने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए नायरा एनर्जी के साथ समझौता किया है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो नायरा एनर्जी के साथ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सक्षम एटीएम लॉन्च करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा बन गया है। तो पहला सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा बैंक बन गया है जिसने यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। तो यह है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो एटीएम लॉन्च है, इसे एटीएम को लॉन्च किया, और ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसने यूपीआई सक्षम एटीएम शुरू करने वाला ये भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। इससे पहले हिताची पेमेंट सर्विसेज ने अपने ब्रांड नाम से हिताची मनी स्पॉट एटीएम के तहत भारत का पहला यूपीआई सक्षम एटीएम लॉन्च किया था। लेकिन जो पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसने इस सर्विसेज को लॉन्च किया है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक किसे बोला जाता है। तो जिन बैंकों में भारत सरकार की 51% या इससे अधिक इक्विटी की हिस्सेदारी होती है, उन्हें भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है भारत का एसबीआई। तो एसबीआई क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दी है। जो मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 है, तो ये मध्य प्रदेश
जो मध्य प्रदेश सरकार है इसने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दी है। तो मध्य प्रदेश जो कैबिनेट है इसने मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 लागू करने का इसने फैसला किया है। और ये जो योजना है ये इसमें मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश सरकार जो मॉब लिंचिंग पीड़ित है इनके परिवारों को 10 लाख तक का मुआवजा देगी। तो 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। मॉब लिंचिंग क्या चीज होती है? तो जब कोई भी अनियंत्रित भीड़ किसी दोषी को उसके अपराध के लिए या कभी कभी केवल अफवाह के आधार पर बिना अपराध किए भी तत्काल सजा दी जाए अथवा उसे मार पीट कर मार डाल दिया जाए तो इसे भीड़ द्वारा की गई हिंसा या मॉब लिंचिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस बॉलीवुड लेखक, गीतकार और कवि को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो कौन सा बॉलीवुड लेखक, गीतकार और कवि हैं जिन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है जावेद अख्तर। तो जावेद अख्तर को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर इसके मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो बॉलीवुड फिल्म के लेखक, गीतकार और कवि हैं जावेद अख्तर, इन्हें लंदन यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो लंदन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज इसकी तरफ से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। अब ये मानद उपाधि क्या होती है? तो मानद उपाधि उन लोगों के लिए होती है, उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने समाज में कुछ बहुत बड़े काम किए हों और क्वालिफिकेशन के तौर पर वे डॉक्टर ना हो। क्वालिफिकेशन में उन्होंने कोई भी डॉक्टर इस तरह से कोई भी पीएचडी वगैरह नहीं की रखी होती है, उनके पास क्वालिफिकेशन के तौर पर वो डॉक्टरेट ना हो, लेकिन उन्होंने अगर समाज में कुछ अच्छा काम किया है तो इन्हें मानद उपाधि दी जाती है। और मानद उपाधि देने की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 15वीं शताब्दी में, और 15वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा मानद उपाधि देने की शुरुआत की गई थी 15वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुणे में नेत्र विज्ञान के लिए डॉक्टर A.M. गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो डॉक्टर A.M. गोखले पुरस्कार है तो किसे सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से? सही जवाब है संजय कुमार मिश्रा को। नेत्र विज्ञान के लिए संजय कुमार मिश्रा को डॉक्टर A.M. गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भारतीय सेना के अनुसंधान और रेफरल अस्पताल के जो प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा, इन्हें पुणे में प्रतिष्ठित डॉक्टर A.M. गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश ने डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन लॉन्च किया है? तो जो डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन है तो ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? सही जवाब इसका भारत के द्वारा। तो भारत के द्वारा डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन लॉन्च किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के तहत 2 पहल यहाँ पर शुरू की है जिन पर G20 कृषि प्रतिनिधि समूह के भीतर सर्वसम्मति प्राप्त हुई है। पहली पहल है डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, और दूसरा है बाजरा और प्राचीन अनाज पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय शोध पहल। तो दूसरी पहल क्या है? जो बाजरा है और जो प्राचीन अनाज होते हैं इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय शोध पहल की शुरुआत की है। तो ये 2 पहलें शुरू की है भारत ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाबार्ड ने डेटा संचालित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जो नाबार्ड है इसने डेटा संचालित इनोवेशन के लिए UNDP इंडिया के साथ समझौता किया है। तो UNDP के साथ नाबार्ड ने डेटा संचालित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। तो नाबार्ड इसने कृषि में डेटा संचालित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के साथ साझेदारी की है, और इसका उद्देश्य है ओपन सोर्स डेटा साझा करके छोटे किसानों की आजीविका में सुधार करना। तो ये इसका उद्देश्य है। जो नाबार्ड है ये भारत में क्षेत्रीय लिखा है यहाँ पे,
नाबार्ड में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शीर्ष सहकारी बैंकों के समग्र विनियमन के लिए एक शीर्ष निकाय है। क्वेश्चन नंबर 11 है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है बोले तो GBA, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस या वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन है तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही जवाब है इसका भारत। तो भारत के द्वारा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया है। तो जो भारतीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इन्होंने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA के गठन की घोषणा की है और इसका उद्देश्य है उभरती अर्थव्यवस्थाओं में जैव ईंधन को अपनाने को बढ़ावा देना और जैव ऊर्जा पहुंच का विस्तार करना। ये इसका उद्देश्य है, GBA के गठन का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 12 है किसे गोयल शांति पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है? तो जो गोयल शांति पुरस्कार 2021-22 है तो ये S सोमनाथ को इससे सम्मानित किया गया है। तो S सोमनाथ को सम्मानित किया गया है गोयल शांति पुरस्कार 2021-22 से। डिटेल जान लेते हैं। तो जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय योगदान के लिए जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, इसके अध्यक्ष S सोमनाथ इन्हें गोयल शांति पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित करेगा। तो जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है तो ये इस सम्मान से S सोमनाथ को सम्मानित करेगा। पहली बार जो गोयल शांति पुरस्कार है ये डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को 2015 में दिया गया था और जो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक है ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, जिन्हें 2015 में गोयल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये पहले व्यक्ति थे इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले। और 2021-22 का जो गोयल शांति पुरस्कार है ये S सोमनाथ को दिया जाएगा जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों ये हो गए आज के करंट अफेयर और ये जो नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां पर ये डेली करंट अफेयर के नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।